पिछले हफ्ते मैंने पूरे मार्केट का एक फ्रेमवर्क आपके सामने रखा कि क्या क्या चीजें हैं जिससे मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है, और स्पेसिफिकली ऑयल और डॉलर मार्केट के बारे में बात करी। अभी आज मैं डॉलर का क्या महत्व है मार्केट के कुछ सेक्टर्स के साथ, इसके बारे में बात करूंगा। और शायद आपको समझ में आए कि कहाँ पे एक फोकस रहना चाहिए। तो डॉलर मार्केट जो है वो बहुत ही एक क्रिटिकल जंक्चर बोलते हैं, उस पे आके ठहर गया है। जो कि पिछले पूरे साल डॉलर इंडेक्स ने एक कोशिश करी है कि मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊं। तो डॉलर इंडेक्स की हम जब बात करते हैं, ये एक डॉलर का कई दूसरे एडवांस कंट्रीज की जो करेंसीज है उसके सामने एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें कि 50 to 55% वेटेज यूरो के पास जाता है, और बाकी के जो दूसरे ग्लोबल इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं जैसे कि जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, ये सब बाकी का वेटेज लेते हैं। तो ये कंबाइंड इंडेक्स है, इसमें करीब 6-7 करेंसीज एक साथ हैं, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि डॉलर जो है जनरली दूसरे करेंसीज के सामने स्ट्रांग हो रहा है कि वीक हो रहा है। और इस ट्रेंड का जो इम्पैक्ट है बहुत ही डायरेक्टली जितने इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, इवन दो ये जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है इनको डॉलर इंडेक्स के अंदर नहीं डाला गया है, बट डॉलर इंडेक्स का जो ट्रेंड है उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, क्योंकि जब डॉलर बाकी करेंसीज के सामने स्ट्रांग हो रहा है, ये हैंडफुल ऑफ जो 6-7 करेंसीज हैं, तो बाकी की जो करेंसीज हैं उनके सामने भी स्ट्रांग होने लग जाता है। और कभी कभी दूसरी करेंसीज जो हैं वो हमें एक एडवांस इंडिकेशन दे देती है कि शायद डॉलर का ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा। क्योंकि डॉलर का महत्व क्या है और हम लोग इस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है इट क्रिएट्स अ डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट। ये मैंने थोड़ा बहुत पिछले बार शायद समझाया हो। एक डिफ्लेशनरी एनवायरमेंट होता है जबकि एसेट प्राइसेस जो हैं, कमोडिटी प्राइसेस, इक्विटी प्राइसेस, ये सब घटने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा होता है क्योंकि जितने लोगों ने डॉलर में बोरोइंग किया उनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने लगता है, और फिर वो एक रिस्क में आ जाते हैं कि शायद किसी ने अगर बहुत ज्यादा डॉलर बोरोइंग किया है तो वो शायद डिफॉल्ट भी कर सकता है अगर उसके पास पैसे नहीं है। तो ये रिस्क जो है तब बढ़ता है जब डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलता है। और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ निकलता है तो कई पेयर्स हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, अभी इंडियन रुपी है, तो रुपी गिरने लग गया। तो रुपी जब गिरता है, हम जानते हैं कि इसकी गिरावट के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स फिर पैसा इमीडिएटली इंडिया में डालते नहीं है, तो एक लिक्विडिटी स्क्वीज आ जाती है, उससे इक्विटी प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो कई लोग यूएसडी आईएनआर इसीलिए देखते हैं कि उससे पता चलता है कि डॉलर का ट्रेंड आईएनआर के सामने क्या है। कभी कभी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यूएसडी आईएनआर अपना खुद का ही रवैया लेके आगे पीछे निकल जाए, बट ज्यादातर दूसरी करेंसीज के साथ साथ ही चलेगा, और डॉलर का जो मैक्रो ट्रेंड है उसके साथ साथ चलेगा। बट शॉर्ट टर्म में जरूर एक डोमेस्टिक फैक्टर्स हर करेंसी मार्केट में आते हैं जिससे कि शॉर्ट टर्म में वो करेंसी मार्केट डाइवर्ट कर जाता है दूसरों के सामने, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो यूएसडी आईएनआर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, इक्विटी प्राइसेस पे प्रेशर आएगा। तो यही चीज के लिए हम लोग फिर डॉलर को स्टडी करते हैं कि भाई डॉलर का मैक्रो ट्रेंड क्या है, ग्लोबली ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। और कई सालों तक डॉलर इंडेक्स भी एक तेजी के माहौल में रहता है, बुलिश मार्केट में रहता है। उस टाइम पे कई रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, और फिर एक ऐसा टाइम आता है जब डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड बेरिश हो जाता है, कई सालों तक बेरिश रहता है, और उसमें एक अलग ही एनवायरमेंट आ जाता है जिसमें ये जो प्रेशर है, डेट रिलेटेड प्रेशर, स्पेशली जो सॉवरेन बोरोअर्स हैं, जो कंट्रीज हैं जिन्होंने फॉरेन करेंसीज में बोरोइंग किया है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता है। तो पिछले 10 सालों में जब वो प्रेशर आया, हमने देखा वेनेजुएला जैसी कंट्रीज हैं, जिम्बाब्वे है, उनकी करेंसीज काफी कोलैप्स हो गई। इंडियन के रुपी ने 69 का हाई हिट किया, बट कोलैप्स नहीं बोलेंगे उसको, एक शार्प सेल ऑफ आया था रुपी में, और फिर वहां से वो संभल गया जैसे हम लोग ने इंटरवीन किया। और उसके बाद भी रुपी 70 के ऊपर जरूर निकला, और अभी भी 74-75 तक जाके आया रिसेंटली। तो उसने अटेम्प्ट किया एक और बार कि मैं नया हाई मारूं, बट ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों में जितने इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उनकी वैल्यू जो है डॉलर के सामने बढ़ने लगी। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मैंने एडवांस इंडिकेशन लिया कि शायद डॉलर का ट्रेंड जो 2021 में तेजी की तरफ बढ़ रहा था वो वापस मंदी की तरफ बढ़ने लगे। ऑफ कोर्स इस रैली में यूरो या डॉलर ने करीब 66 या 70% रिट्रेसमेंट किया है अपने पूरे मूव का। मतलब
2020 में जब पैंडेमिक के बाद कई स्टिमुलस मेजर्स लिए गए थे तो डॉलर इंडेक्स काफी गिरा था और ऐसा ही लग रहा था कि डॉलर में एक मंदी का दौर शुरू हो गया है। बट इस मंदी का मूव जो मंदी का मूव था इसका 61% या 70% रिट्रेसमेंट हुआ है। यूरो में 66% हुआ है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा 70% तक हुआ है और 70% रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग यही वॉच कर रहे हैं कि ये ट्रेंड वापस क्या नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा कि नहीं। तो एक एज पे है क्योंकि करीब एक महीने से डॉलर इंडेक्स जो है और यूरो जो है दोनों एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहे हैं और ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है इसमें से जब ये बाहर निकलेगा तो एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ शायद शुरू हो गया है, या एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि ऊपर की तरफ निकल गया तो क्या होगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर शायद नीचे की तरफ निकलेगा एक साल की तेजी के बाद। बट ये डॉलर इंडेक्स में कंफर्म नहीं हुआ है, बट बाकी जितनी करेंसी पेयर्स हैं जो एडवांस इमर्जिंग मार्केट के करेंसी पेयर्स हैं और जो कमोडिटी रिलेटेड करेंसी पेयर्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, ये सब में स्ट्रेंथ देखा गया पिछले कुछ हफ्तों में। इनफैक्ट यूएसडी आईएनआर को ही आप देखेंगे तो पिछले 7-8-10 दिनों में 11 दिन ऐसे थे जिसमें यूएसडी आईएनआर एक्चुअली नीचे आया, मतलब रुपी स्ट्रांग हुआ डॉलर के सामने। सिर्फ कल शायद एक दिन के लिए वीक हुआ था। तो ये जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि डॉलर इंडेक्स के सामने कई पेयर्स जो है करेंसी पेयर्स हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, वो एक सॉर्ट ऑफ अर्ली इंडिकेशन हो सकता है कि डॉलर भी शायद नीचे की तरफ निकलेगा, बट अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसा जब होगा हम लोग इस चीज को क्यों वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज होती है तो जो कमोडिटी सेक्टर या माइनिंग सेक्टर इसको काफी लाभ मिलता है क्योंकि कमोडिटी साइकिल जो है वो डॉलर के साथ सबसे क्लोजली लिंक्ड है। दूसरी चीज जो इसके साथ लिंक हो जाती है वो है इमर्जिंग मार्केट्स। तो पिछले साल में जैसे डॉलर बढ़ता गया हमने देखा एक इमर्जिंग मार्केट में तकलीफ आई पिछले कुछ महीनों में और वो था टर्की। तो टर्की का जो करेंसी है वो काफी जोरों से गिर गया, ऑलमोस्ट आई थिंक उसका यूएसडी टीआरवाई जो करेंसी पेयर है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब करेंसी आप समझो आधा हो गया भाव में। तो शुरू में जब वो भाव गिरने लगे तो वही हुआ जो हमने पहले बात की कि इक्विटी मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बट जब करेंसी के भाव बहुत ज्यादा गिरते हैं इट बिकम्स इन्फ्लेशनरी, मतलब इतना इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में कि एसेट प्राइसेस घटने की जगह बढ़ने लग जाते हैं। तो इक्विटी मार्केट घटने के बाद इवेंचुअली बढ़ने लगा और तेजी की तरफ ऊपर की तरफ निकल गया। ऐसी चीज जहां पे भी हाइपर इन्फ्लेशन हमने देखा है, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था या जिम्बाब्वे में हुआ था, उनकी जो इक्विटी मार्केट्स है वो ऊपर की तरफ तेजी से निकल गई। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जब इन्फ्लेशन लेवल काफी ज्यादा हो जाता है या इवन सस्टेन्ड इन्फ्लेशन रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट 5-6% अगर इन्फ्लेशन हर साल चलता रहा तो इक्विटी प्राइसेस घटने की जगह बढ़ने लग जाती है। क्योंकि अगर हर चीज का भाव बढ़ रहा है, अगर हर चीज का भाव बढ़ रहा है दैट इज योर रेवेन्यू, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप ज्यादा भाव से बेच रहे हो, तो मार्केट को उस चीज को इन मार्केट कैप के टर्म्स में रीप्राइस करना पड़ता है। हर चीज की प्राइस बढ़ती है, मतलब सिर्फ आपकी प्रोडक्ट बेचने का भाव नहीं बढ़ेगा बट शेयर प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि उसको एडजस्ट करने की भाई रेवेन्यूज बढ़ गए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शायद बढ़ी हो ना बढ़ी हो डिपेंडिंग ऑन दी सिनेरियो कि आप अपने कॉस्ट को पास ऑन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मेरा सेंस है कि अभी तक इस साल जिस तरह की इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं जो कि हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है बट माइल्ड लेवल ऑफ सस्टेन्ड इन्फ्लेशन है जो कि कंटिन्यू रह रहा है, तो इस सिनेरियो में कोई भी कॉस्ट अपने उस सिर पे नहीं लेने वाला है, वो पास ऑन ही करेगा। अगर वो पास ऑन करेगा तो हायर रेवेन्यू लेवल पे हायर प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी और इसलिए शेयर बाजार जो है ऊपर की तरफ उछलता जा रहा है। तो ये इन्फ्लेशन ट्रेंड रिवर्स होएगा कि नहीं ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए आगे जाते हुए। कई सेंट्रल बैंक्स ने बोला है कि हम इस चीज को संभालने के लिए शायद रेट्स बढ़ाएं। मेनली यूएस ने बोला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने थोड़ा किया है, बट बाकी जितनी इकोनॉमीज है क्योंकि दे हैव स्टिल बीन हिट बाय कोविड, मतलब कोविड का कोरोना वायरस का जो असर है उनके ऊपर काफी जबरदस्त रहा है, तो उन्होंने स्टिमुलस मेजर्स नहीं हटाए हैं। इनफैक्ट यूरोप ने अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम डबल कर दिया और चाइना ने बोला है हम भी स्टिमुलस एडिशनल देंगे, और दूसरी कंट्रीज हैं जैसे जापान है, इंडिया है, इन्होंने बोला कि हम जो अपना करंट लेवल है स्टिमुलस का या बॉन्ड बाइंग का या इंटरेस्ट रेट्स है वो उनको हम स्टेबल रखेंगे क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को अभी भी सपोर्ट करना है। तो कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं ले रहा है जिससे कि इन्फ्लेशन के साथ वो एक लड़ाई ले लें, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंट है बट सबको ये भी लग रहा है कि शायद ये टेम्पररी हो क्योंकि काफी इन्फ्लेशन जो है दो रीजन से आया है। एक तो जो बॉटलनेक्स आ गए कोरोना वायरस के आते हुए बिजनेसेस में जहां पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज कई कम हो गई थी या घट गई थी, और दूसरी चीज जो हुई है कि चाइना ने
अपने तरफ से जो एक ग्लोबल मूवमेंट है कि हमें ग्लोबल एमिशंस कम करने हैं, हमें जितना काला धुआं हम लोग अपने आसमानों में छोड़ रहे हैं उसको हमें कम करना है। तो जो इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं जिससे ये होता है उसको भी कम करना पड़ेगा हमें, या तो हमें अपना प्रोडक्शन का तरीका चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें फैसिलिटीज कम करनी पड़ेंगी। तो चाइना ने एक डिसीजन लिया कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा ही कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये सब प्रोडक्शन, केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब प्रोडक्शन कम कर देते हैं। और धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने जैसे कम करते गए उन्होंने ग्लोबल सप्लाई इन चीजों का कम कर दिया। और ये सप्लाई फिर लाएगा कौन? तो ये एक शॉर्टेज हो गई जिससे कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगे। और इस शॉर्टेज का एडवांटेज कई दूसरे कंट्रीज को मिला है, जैसे कि इंडिया एक है उनमें जिसको इसका एडवांटेज मिल रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने से जो हमारा प्रोडक्शन है और हमारे जो कंपनीज हैं जो कमोडिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको काफी फायदा होने लगा है। तो ये तो घूम फिर के मैंने पूरा रीजनिंग बता दिया कि ये क्यों हो रहा है, बट बहुत ही सिंपल मैंने जो शुरू में रिलेशनशिप बताया था कि जब डॉलर बढ़ता है तो सब कुछ घटता है और जब डॉलर घटता है तो सब कुछ बढ़ता है। तो हम लोग सिर्फ उसकी तरफ ध्यान रखते हुए ये सोचते कि अगर डॉलर का ट्रेंड नीचे की तरफ शुरू हो सकता है या हो रहा है तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगेंगी और इमर्जिंग मार्केट्स उससे बेनिफिट लेंगे। और इसलिए हम लोग ये दोनों चीजों को बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं, बारीकी से देखते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट इक्विटी इंडेक्स है वो नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ। अभी पिछले 6-8 महीनों से डॉलर के बढ़ते हुए जो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स है, एमएससी इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, अगर आप investing.com पे जाओगे तो आप EEM करके जो कोड है डालेंगे तो आपको दिखेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ रहा है, बट बिल्कुल बॉटम एंड ऑफ इट्स ट्रेडिंग रेंज पे है। अगर मैं एक चैनल बनाता हूं तो चैनल के लोअर एंड पे सपोर्ट ले रहा है और मेरा सेंस है कि यहां से शायद ऊपर की तरफ उछल सकता है और पिछले एक दो हफ्ते में ऊपर की तरफ आया भी है। तो ये ट्रेंड डॉलर के साथ रिवर्स होगा। ये एक ट्रेंड है जो हमें बहुत ही क्लोजली वॉच करना चाहिए। और दूसरा वाला जो मैंने बोला है कमोडिटी प्राइसेस, तो ये दोनों मार्केट्स जो हैं डॉलर के बढ़ते हुए बहुत ज्यादा घटे नहीं है। इनमें अगर हम लोग सिर्फ भाव देखेंगे कमोडिटीज का या इमर्जिंग मार्केट्स का तो ऐसा लगता है कि एक लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ है और ये कंसोलिडेशन से अब निकलने की कोशिश करी जा रही है। तो कुछ मार्केट्स हैं जैसे कि ताइवान का मार्केट है, थाईलैंड के मार्केट है, ये दोनों मार्केट्स जो काफी सप्रेस थे पिछले एक आध महीने में इन्होंने अपना प्रीवियस हाई भी निकाल दिया। तो काफी तेजी देखी गई है एशियन मार्केट्स में। जापान में इतनी तेजी नहीं हुई, बीच में एक अटेम्प्ट था, उन्होंने 52 वीक हाई मारा, फिर वहां से यूएस मार्केट्स के साथ सेल ऑफ आ गया और वापस पिछले कुछ दिनों में अटेम्प्ट कर रहा है निके जो जापान का इंडेक्स है कि ऊपर की तरफ निकले। बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव हमने ताइवान और थाईलैंड में देखा। तो ये जो एशियन मार्केट्स है इनमें एक इम्पैक्ट आया है। कमोडिटी प्राइसेस में भी करेक्शन जो है बहुत सिवियर नहीं था, एक सॉर्ट ऑफ रोटेशन हुआ। आई थिंक सबसे शार्प करेक्शन हमने शायद स्टील प्राइसेस में देखा। इसलिए आप अगर पिछले 6 महीनों में देखोगे तो आउट परफॉर्मेंस जो कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने स्टील प्रोड्यूसर्स को आउट परफॉर्म किया है। बट जो पैंडेमिक के बॉटम से तेजी शुरू हुई थी उसमें सबसे पहले स्टील प्रोड्यूसर्स ने आउट परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले प्रॉफिट रेदर आई शुड से शेयर प्राइस जिसके सबसे ज्यादा बढ़े थे वो स्टील कंपनियां थी। और फिर मई जून के बाद 2021 में कॉपर और एल्यूमिनियम के जो स्टॉक्स है उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाया है। अभी पिछले 10-15 दिनों में हम लोग वापस यही ट्रेंड देख रहे हैं कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉपर के प्राइस है या एल्यूमिनियम के प्राइसेस है ये वापस बाउंस करने लगे। उन्होंने काफी गिरावट नहीं देखी गई और गिरावट के बाद बाउंस करने पे ऐसा लग रहा है कि भाव वाकई है और 50-60% जो लॉस था उनका ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। तो ये कंपनियां सबसे पहले आगे की तरफ बढ़ रही हैं। और स्टील के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, बट अभी तक जो घटे थे उसके बाद ज्यादा बढ़ावट नहीं देखी गई है। तो इसलिए ये एक डाइवर्जेंट ट्रेंड है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग अगर डॉलर का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होता है तो कमोडिटी प्राइसेस चाहे वो स्टील हो या कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो या जिंक हो, सबके सब इवेंचुअली धीरे धीरे ऊपर की तरफ जरूर आएंगे। और वो चीज को भी हम लोग को बहुत क्लोजली वॉच करना है। जैसे मैंने बोला इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ऑलरेडी इंडिकेट कर रही कि डॉलर घटेगा, बट डॉलर इंडेक्स इटसेल्फ नहीं घटा, इसलिए वो चीज लोग बहुत ही सर्टेनिटी से सामने आके नहीं बोल रहे। और एक बार वो ट्रेंड अगर क्लियर हो गया तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन इनफ्लोज हैं जो कि इंडिया की तरफ पिछले 2 महीनों में काफी घट गए थे, इनफैक्ट नेगेटिव फ्लोज हुए हैं,
वो फ्लोज भी घूम जाएंगे, क्योंकि जब डॉलर घटता है तो फिर काफी पैसे जो हैं वो डॉलर रिलेटेड मार्केट से नॉन डॉलर रिलेटेड मार्केट्स की तरफ दौड़ता है। तो उसमें सिर्फ कमोडिटीज नहीं, बट जितने इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो कि इंक्लूडिंग इंडिया की तरफ फॉरेन फ्लोज आने का चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। जबकि जब डॉलर इंडेक्स या डॉलर इटसेल्फ, अगर यूएसडी INR ही पकड़े आप, डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाता है। तो पिछले 4-5 दिनों में हमने इसका एक बहुत ही झलक देखी है हल्की सी, कि FIs ने थोड़ा बहुत बाइंग शुरू किया है। कल का भी डेटा करीब 1200 करोड़ रुपए का आया है FI बाइंग का। बट ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, यही हमें आगे जाके देखना है। तो कई चीजें हैं जो कि पॉजिटिव होने की तरफ आ गई हैं। जो इंडेक्स है डॉलर का वो शायद नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट मार्केट्स खुद रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एशिया में रिकवरी आ गई, निफ्टी में रिकवरी आ गई, कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल हो गए, और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी ये कोशिश कर रहा है कि मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊं। और कुछ एशियन मार्केट्स ने ऑलरेडी नए हाईस निकाल भी दिए। तो ओवरऑल एक सेटअप है कि ये जो एक प्रेशर था डॉलर का वो हट जाएगा आगे के महीनों में, और कई मार्केट्स इस चीज के एंटिसिपेशन में ऑलरेडी आगे की तरफ बढ़ने लगे। इनफैक्ट कमोडिटी प्राइसेस की हम लोग जब बात करते हैं तो एक इंडेक्स को नहीं भूलना चाहिए, वो है यूएस का डाउ जोन्स मेटल्स एंड माइनिंग इंडेक्स। इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड माइनिंग इंडेक्स है, आप उसको भी investing.com पे अगर आप टाइप करेंगे DJUSIM तो इंडेक्स आपको दिखेगा। इसके बारे में मैंने आज ही लिखा है इंडिया चार्ट्स इनसाइडर्स पे, तो जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके पास वो चार्ट जरूर आया होगा। और उस चार्ट पे मैंने दिखाया कि एक ब्रेकआउट हो गया है। पिछले जो 2 हाईस का एक ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं, एक अटेम्प्ट उसने ब्रेकआउट करने का नवंबर-दिसंबर में किया था, फिर वो हुआ नहीं, 61% रिट्रेसमेंट आया, और उसके बाद पिछले 2 हफ्तों में उसने एक ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोज करके फिर उसी लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है। तो इस कंसोलिडेशन के बाद हम लोग चाहेंगे कि वो ऊपर की तरफ वापस निकल जाए, और दैट विल बी अ क्लियर साइन कि मेटल्स इंडेक्स में या मेटल स्टॉक्स में एक रैली ऑलरेडी शुरू हो गई है, जो हमें ऑलरेडी दिख रही है। बट एक फर्दर कंफर्मेशन एक और लेवल का आ जाएगा कि यहाँ ब्रेकआउट के बाद, सपोर्ट लेने के बाद भी भाव ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले बार तक नमस्कार।